Hi. Life must be understood backward, but it must be lived forward. Today is 13th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट लाता है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इस लिस्ट में गुजरात ने टॉप किया है। श्रीनगर वो इंडियन सिटी है जो इंक्लूड हुआ है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 अंडर क्राफ्ट्स फोक आर्ट्स कैटेगरी। मिस्टर संकल्प गुप्ता 71st ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड है मुंबई। दिस इज फॉर चेस। आज के सवाल हैं, द फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक नाट संकीर्तन इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। रामप्पा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हाल ही में इंक्लूड हुआ है। दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। What is the full form of SIM? मोबाइल में सिम होती है। फुल फॉर्म, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन कैल्विन स्केल इज व्हाट। एंड्स चींटी काटती है तो कौन सा एसिड वहां पे इंजेक्ट होता है। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है टुमुल्ट। टुमुल्ट मतलब केओस, कोमोशन, अजिटेशन, कोलाहल है। क्रेविंग मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है। एपेटाइट, हैंकरिंग। एक्सकर्शन मतलब क्रूज, भ्रमण के लिए कहीं जा रहे हो आप। एक्सपीडिशन, जॉन्ट। बंगल का मतलब होता है मैसअप हो जाना, ब्लंडर करना, मिसमैनेज करना। टायरेड मतलब आक्षेप लगाना, अब्यूज करना किसी को। रेंट एंड डिनंसिएशन। सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, नेगोशिएटर्स एट कॉप 26 ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं ओवर ड्राफ्ट अग्रीमेंट। देन दिस इज चेन्नई में रेन 5 टाइम्स अबव नॉर्मल हुआ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं रेन गेज। रेलवे रिज्यूम कर रही है रेगुलर ट्रेन सर्विस। इंडस्ट्रियल आउटपुट 2.6% फॉल हुआ है और जो बेस इफेक्ट से हमें बेनिफिट मिल रहा था वो बेनिफिट अब बंद हो गया है। विल गेट टू नो आईआईपी रिवीजन करेंगे। बैक टू बेसिक्स, डिजिटल डिवाइड, एजुकेशन। आईआईटी दिल्ली के अलुमनस हैं। इमरजेंसी मेजर्स अंडर ग्रैप लाइकली, नंबर्स का गेम है। फोकस ऑन फुल वैक्सीनेशन। नेहरू जी की लेगेसी, विल हैव अ लीड आर्टिकल ऑन नेहरूज लेगेसी। देन नैम एट 60 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देन दिस इज अबाउट ट्रांजिट फैसिलिटीज ऑफ इंडियन व्हीट पाकिस्तान। लर्निंग के गैप्स, परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर्स को। साइबर क्राइम वेंट अप बाय 500% ड्यूरिंग पैंडेमिक। बाइडेन एंड मिस्टर शी का मीट है। H1B वीज़ा के लिए गुड न्यूज़ है। स्मॉल इन्वेस्टर्स सैलराइड भी अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इजीली उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। देन ट्रैवलिंग सन, और ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। NSA मिस्टर डोवाल का जो एड्रेस था अभी 73rd दिस IPS सेरेमनी पासिंग आउट परेड में। Then this is base effect and goods worth this and this retail investors. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, सुबह 5 बजे उठना is not difficult. The difficult part is कि टाइम पे सोना। और जब हम बहुत ज़्यादा ये डिजिटल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये जो डिजिटल स्क्रीन होता है ना, ये हमारी सर्कैडियन रिदम, जो स्लीप पैटर्न है, उसको बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। एनीवे, हम ट्राई करते हैं अर्ली मॉर्निंग इसको लाने का। ओके, सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है नेगोशिएटर्स एट कॉप 26 ब्रेन स्टॉर्म ओवर ड्राफ्ट। नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लाइमेट टॉक्स विल बी हेल्ड इन इजिप्ट एंड UAE। सो दिस इज अबाउट कॉप 26 का कल्मिनेशन हो रहा है। अब इसमें जो स्टेटमेंट देना है फाइनल, वो स्टेटमेंट क्या होगा, अग्रीमेंट क्या होगा, उसके फाइन वर्डिंग्स क्या होंगे, इस सब चीज़ों पे ब्रेनस्टॉर्म हो रहा है। तो 2022 का जो एडिशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप हर साल होता है। तो अभी 26 हुआ था ग्लासगो UK में। अगले साल 27 होगा। 27th कॉप होगा। कहाँ पर होगा? दिस इज शर्म अल शेख, दिस इज इन इजिप्ट। और 28th होगा 2023 में UAE में। तो अगले 2 साल का ये कैलेंडर आ गया है, 2022 एंड 2023। कॉप 26, कॉप 27 एंड कॉप 28। अब फाइनल अग्रीमेंट की बात होती है तो कॉप 26 में जो भी डिस्कशंस हुए, तो ऑल कंट्रीज हैव टू अग्री टू एवरी वर्ड, हर वर्ड पे इन द टेक्स्ट अग्रीमेंट।
जो ड्राफ्ट हो रहा है बाय द टीम ऑफ कॉप प्रेसिडेंट जो इंडियन है मिस्टर आलोक शर्मा। जो टेक्स्ट का सिंथेसिस होगा, डिस्कशन सिंस नवंबर 1 जो कॉप 26 में हुआ था, इन सब चीज़ों को अब क्या किया जाएगा, वर्ड्स दिस अग्रीमेंट बनाया जाएगा और इस पे हर वर्ड पे कंट्रीज़ का अग्रीमेंट होगा, तब जाके ये फिर एक कंबाइंड स्टेटमेंट रिलीज होगा। तो इधर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ब्रेनस्टॉर्म हो रहा है। बोन्स ऑफ कंटेंशन मतलब जिस पे अग्रीमेंट नहीं हो रहा है वो है जैसे वर्ड्स लाइक अर्जेस, कंसिडर्स, नोट्स। तो जैसे हम आंसर राइटिंग में देखते हैं ना, एनालिसिस या फिर क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कस, हाईलाइट, पॉन्डर, इलेबोरेट, ये ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये मीनिंग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट का। तो सिमिलरली अर्जेस, कंसिडर्स, नोट्स, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट ये रिलीज करना चाह रहे हैं उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है। जैसे पैरा 48 में जो करंट टेक्स्ट है वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंसी अर्जेस डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज टू फुल्ली डिलीवर ऑन USD 100 बिलियन गोल अर्जेंटली एंड थ्रू टू 2025। तो ये एम्फेसाइज कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्लेजेस। तो अब यहाँ जो वर्ड अर्जेस है, इस बात पे अभी डिबेट चल रहा है कि अर्ज की जगह कोई दूसरा वर्ड सब्सटीट्यूट करें, बिकॉज इन सब कीवर्ड्स से स्टेटमेंट्स का मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। तो अटेंशन डिटेल्स, अभी वर्डिंग्स पे यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। डेंजर्स अहेड हैं, मेंबर हैं ये एक रेड लेबल ब्रिगेड टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट ड्यूरिंग UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो ब्रिटेन। तो दिस इज अ ग्रुप, ये वॉर्न कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज का क्या रिपरकशंस होंगे। सो दिस इज नेगोशिएटर एट COP 26 ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं ओवर ड्राफ्ट। दैट इज़ वाई जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, वोकेबलरी होती है, इस पर बहुत अच्छी कमांड डेवलप करना है, स्पेशली सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे जो शब्द होते हैं, वर्डिंग्स होती है ना, इनका बहुत वैल्यू होता है। सो फोकस। Then this is Chennai rain 5 times above normal. Now this is the problem. 5 times above normal. और फिर से एक नया डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर सिस्टम। विंड्स इसको लो प्रेशर को फिल करने आएंगी और अपने साथ लाएगी रेन। तो पॉसिबल है नवंबर 15 तक और बारिश होगी यहाँ पे। रिकॉर्ड स्पेल्स। अब जो बारिश होती है ना, उसको हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं रेन गेज। तो ऐसे ओपन में हम ये इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, पानी की बूंदें ऐसे आ रही है, फिर ये देखते हैं कि हम बोलते हैं ना 70 सेंटीमीटर बारिश हुई, 140 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो वो ये सेंटीमीटर होता है। रेन गेज में कितना पानी कलेक्ट हुआ, 45 सेंटीमीटर हुआ, 150 हुआ, 170 हुआ, ये दिस इज 170 सेंटीमीटर हुआ, जबकि एवरेज था 140। सो दिस इज द वे 5 टाइम्स अबव नॉर्मल यहाँ पे बारिश हुई है। अब रेन बैंड्स है ना, वो और फर्दर शिफ्ट हो रहा है, ट्रो बन रहा है। ट्रो मतलब लो प्रेशर एरिया। कोस्टल आंध्रा में, कोमोरिन एरिया, रयाल सीमा, इंटीरियर तमिलनाडु में, ये सब ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ पे पार्ट्स हैं। तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, मतलब अब जो रेन बैंड्स है वो पॉसिबली इन एरियाज में भी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल करेंगे। देन जो नेक्स्ट है वो है रेलवे टू रिज्यूम रेगुलर ट्रेन सर्विसेज। सी, जब से कोविड लगा, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जो ट्रेन्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। ट्रेन्स का मूवमेंट, स्पेशली जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं, वो स्टॉप कर दी गई। ग्रेजुअली अब अनलॉक हो रहा है, बट बहुत सारी ट्रेन ना अभी स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जा रही थी, और इन स्पेशल ट्रेन में जैसे फेयर कंसेशन मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, वो भी नहीं मिल रहा था। टैरिफ भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा था। द पॉइंट इज़ कि अब नॉर्मलसी आ रही है, तो जो ट्रेन्स हैं, इन स्पेशल ट्रेन्स को भी नॉर्मल ट्रेन बनाया जाए, और जो एक्स्ट्रा फेयर है या फिर सीनियर सिटीजन्स को कंसेशंस नहीं है, उसको अब ऑफ किया जाए। तो फेयर्स टू रिवर्ट टू प्री कोविड लेवल। 20 months आफ्टर द पैंडेमिक डिसरप्टेड ऑपरेशन, इंडियन रेलवे ने कहा कि हम रेगुलर ट्रेन्स बना रहे हैं विद प्री कोविड फेयर। सो दिस इज दिस। इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉल्स 2.6% इन सेप्टेम्बर। सी, इंडस्ट्रियल आउटपुट हर महीने हम शुरुआत में ही इसको देख लेते हैं। दिस इज IIP। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। IIP क्या होता है? ये बताता है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इंडस्ट्री ग्रुप में ग्रोथ कितनी हुई।
compiled and published monthly by Central Statistical Organization CSO। ये अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ये कंपोजिट इंडिकेटर है। ब्रॉड सेक्टर, यूज बेस्ड सेक्टर ऐसे क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को। बेस ईयर इसका 11-12 है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है आईआईपी में। इनका वेटेज है 40%। आईआईपी का सिग्निफिकेंस क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बताता है। ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमी रिवाइवल हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक पॉलिसी मेकिंग करती है, और पॉलिसी मेकिंग के लिए चाहिए डेटा एंड नंबर्स, और डेटा एंड नंबर्स आते हैं फ्रॉम आईआईपी फिगर्स। तो ये बहुत रेलेवेंट है। इससे हम जीडीपी एस्टिमेट्स वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं। 8 सेक्टर इंडस्ट्रीज यू शुड बी डूइंग, 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो अब इस मंथ का भी डेटा आया, तो 2.6% आउटपुट फॉल हुआ है, विच इज़ नॉट राइट। रीज़न ये बताया गया कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, रॉ मटेरियल का भी शॉर्टेज है। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तो प्रोडक्शन तो कम होगा ना। तो इसी से इम्पैक्ट हुआ है प्रोडक्शन एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आईआईपी। इसमें एक और पहलू है, वो ये है कि हम जो आईआईपी का कंपैरिजन करते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे सितंबर था, लास्ट ईयर सितंबर में कोविड का भी इम्पैक्ट था, तो प्रोडक्शन इतना नहीं था। तो उसके कंपैरेटिवली अगर इस साल सितंबर देखें तो बेस इफेक्ट के कारण नंबर्स बेटर नज़र आ रहे थे कि लास्ट ईयर 10 ही आए, इस बार 12 आ गए, तो जंप हो गया। बट अक्टूबर आते आते बेस इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर भी अक्टूबर नवंबर में नॉर्मलसी टाइप दिखने लग गई थी। तो दैट इज़ वाई बेस इफेक्ट में शार्प डेसिलरेशन हुआ है। बट जो सीक्वेंशियल डिक्लाइन हुआ है नंबर, जैसे 2.6% आउटपुट फॉल हुआ, विच इज़ नॉट अ राइट साइन। और रीज़न ये है कि कमोडिटी प्राइस बढ़ गई और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लस डिमांड भी ज़्यादा नहीं आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फॉल हुआ है, स्लो डाउन हुआ है। दिस इज़ द कॉज ऑफ वरी, बिकॉज मैक्सिमम जो रूरल सेक्टर है, रूरल डिमांड है, वो इन दोनों पे डिपेंडेंट होती है। तो द पॉइंट इज़ कि इंडस्ट्री जो इकोनॉमी है स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉल्स 2.6% इन सितंबर। देन दिस, और ये बैक टू बेसिक्स है। व्हाट इज़ दिस? वे फॉरवर्ड। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने फसल लगाई थी, अब फसल को इन्होंने कटाई की, कटाई के बाद ये जो बचे हैं ना, ये होते हैं ठूंठ। अक्सर क्या होता है, जो ठूंठ बच जाते हैं, स्टब्बल बचते हैं, तो इन पे लगा दी जाती है आग, पाराली बर्निंग। तो वे फॉरवर्ड अब यही हो कि हम जैसे पूसा बायोडिकम्पोजर है, इसको डिसॉल्व करें और बर्निंग नहीं करें, बिकॉज बर्निंग होगा तो दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगा। Study remote education was inaccessible to most children. Now this is a cause of worry. Most children, स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, बिकॉज रिसोर्सेज का शॉर्टेज हुआ, इनकम फॉल हुई। तो जो बच्चे हैं, और बच्चों में भी स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है, ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट वॉज हाई ड्यू टू द पैंडमिक। डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी। डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी। आज की डेट में भी जो बच्चे हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन है, गैजेट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके लर्निंग आउटकम इम्पैक्ट होंगे। 20% of school children in India had access to remote education during pandemic, और only half participated in live online classes। ये डेटा बताया है इन दोनों सैम्पल सर्वे का, ICRIER और LIRNEA। तो डेटा वही है जो हम एवरीडे बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी। स्टूडेंट्स में भी एक हैव्स है, हैव नॉट्स है। हैव नॉट्स को काफ़ी स्ट्रगल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक एंड चैलेंजेस। सो द पॉइंट इज़, इस जगह पर अब स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए एजुकेशन का। एजुकेशन से कोई भी डिप्राइव नहीं होना चाहिए, स्पेशली जस्ट फॉर दिस, लाइक कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर दूसरे चैलेंजेस लाइक दैट। एजुकेशन से कोई भी दिस चिल्ड्रन डिप्राइव नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज मेंशन इन फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल। तो कोविड-19 एंड उसका इम्पैक्ट इन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल मिस्टर
प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच रिटायर्ड IRS ऑफिसर को बनाया गया है दिस राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं काशी कॉरिडोर वाराणसी। देन ये सेकंड पेज है। देन सेकंड पेज में दिस इज अबाउट SDMC टू सेट अप प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। वेस्ट जनरेशन को कम करें और जो वेस्ट जनरेट हो गया है उसको सेग्रीगेट करें, रिसाइकल करें। ये आइडियल हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। जनरेशन भी कम करें और जो जनरेट हो गया है उसको रिसाइकल करें। वेस्ट सेग्रीगेशन इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, वेस्ट सेग्रीगेशन। तो दिल्ली में ये चल रहा है। अब नाउ सी दिस इज अगेन एन एक्सेलेंट न्यूज़। IIT दिल्ली का एलुमनस गिफ्ट्स $10 मिलियन टू हिज अल्मा मैटर टू डेवलप लैब्स। फंड्स होंगे वो कैटलाइज करेंगे कटिंग एज रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एरिया। एक्सेलेंट। तो ये IIT के हैं मिस्टर अनंत यार्डी, $10 मिलियन दिए हैं इन्होंने IIT अल्मा मैटर, मतलब जहाँ से आपने पढ़ाई की है। लेबोरेटरीज वगैरह बनाएंगे, न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वहाँ पे बन रहा है। द पॉइंट इज़ कि जैसे IITs हैं, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी जो न्यू एज की टेक्नोलॉजी है या न्यू एज की डिमांड है वहाँ फोकस कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था दिस IIM है, IIM उदयपुर था, आई थिंक राजस्थान का था IIM। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी, कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ, डिमांड, रूरल डिमांड क्यों नहीं आ रही है, तो दे आर गोइंग टू दिस रिमोट विलेजेस एरियाज और ट्राइंग टू गेज की क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड का और ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिकॉज अगर ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता होगा तब वो बेटर मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी में भी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी लेवल से वहाँ पे प्रिपेयर करना ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप्स ऑफ थिंग। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इंडस्ट्रियल कनेक्ट को भी एनकरेज करें। अक्सर इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है और जो रिक्वायरमेंट है जॉब का, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फुलफिल करना भी ज़रूरी है। इमरजेंसी मेजर्स अंडर ग्रैप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो दिल्ली चौक कैपिटल बनता जा रहा है तो ग्रैप रिलेटेड आएगा, इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है। आई शेयर्ड वन दैट इन्फोग्राफिक, उसमें ग्रैप के सारे रिलेटेड मेजर्स हैं, जस्ट नो दोज 20 पॉइंट्स, दैट्स ऑल। उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो कि पॉल्यूशन का लेवल यहाँ हो गया तो कौन से स्टेप्स लेने, लाइक ऑड इवन आउट हो जाएगा, या फिर जो ओवन है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में चल रहे हैं उसको बंद कर देंगे, कोल बर्निंग बंद कर देंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बैन लगा देंगे, लाइक दैट। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान मोर देन सफिशिएंट है, उसी को 4-5 बार पढ़िए और वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा आपके आंसर कॉपी पे। दिस इज द नंबर्स गेम। यहाँ बात है जो 26th COP हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, मे नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट आउटकम एज येट इन साइट। तो लेट अस सी, यहाँ पे भी रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस मतलब इन सिंक हैं सारी पॉलिटिकल कंट्रीज, सारी डिफरेंट नेशंस, और नेशंस के विद इन भी पॉलिटिकल कंसेंसस, ये रेजोनेंस में लाना ज़रूरी है क्लाइमेट एक्शन फाइट में। जैसे पूरा वर्ल्ड प्रेशर डाल रहा था चाइना और इंडिया पे कि आप नेट एमिशन, नेट जीरो कब होंगे उसकी डेडलाइन अनाउंस करो। हमने 2070 डेडलाइन अनाउंस कर दी, कंडीशंस भी लगा दी कि इस 2070 तक हम नेट जीरो होंगे, बट हमको ग्रीन जो फंड है, क्लाइमेट चेंज फंड है, वो आप प्रोवाइड करो। तो द पॉइंट इज डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, इन दोनों में रिफ्ट रहता है हमेशा। रिफ्ट ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये बोलती हैं कि USA, यूरोप जैसी कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड इसीलिए हुई बिकॉज इन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न किया फॉर सेंचुरीज, और अब ऑल ऑफ अ सडन ये हमको बोलती हैं कि आप फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करोगे बिकॉज दिस इज पॉल्यूटिंग। सो इन अ वे दे आर डिप्राइविंग अस फ्रॉम अवर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। ये आर्ग्यूमेंट होता है डेवलपिंग कंट्रीज का। इस आर्ग्यूमेंट में कुछ मेरिट भी है और कुछ डीमेरिट ये भी है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। आज से 200 साल पहले कोल का ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो उस टाइम पे जो करेक्ट लगा वो डेवलपिंग, उस टाइम की जो कंट्रीज थी यूरोप वगैरह ने, उन्होंने यूज़ किया। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। आज हमारे पास कार्बन है, रिन्यूएबल्स है, तो वी शुड फोकस ऑन दिस रिन्यूएबल्स। प्लस
क्लाइमेट चेंज जो है ये एवरीबडी को इम्पैक्ट करेगा। इंडिया की भी ह्यूज पॉपुलेशन है, कोस्टल भी इतनी कम्युनिटी है, तो सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज, तो द पॉइंट इज़ इसमें हमारा भी नुकसान है अगर हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लें। तो एनीवे इंडिया ने 2030 गोल्स भी कुछ बताए हैं। जो 5 बातें प्राइम मिनिस्टर ने बताई थी मोर देन सफिशिएंट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और रिप्रोड्यूस करिए आंसर शीट में, मोर देन सफिशिएंट। बाकी ये डिफरेंट टेक्स हैं कि क्या होता तो कैसा होता, डेवलपिंग कंट्रीज़ और बेटर कमिटमेंट कैसे कर सकती थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी जो इनसिक्योरिटीज़ या फिर एप्रीहेंशंस होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ग्लासगो ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट फेलियर हुआ, यहाँ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, कंसेंसस बना। लेट अस सी, अभी इसका फाइन जो ड्राफ्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है उसको देखते हैं आगे कैसे आता है। बट हमारे लिए जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होगा कि CBDR स्टिल होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिच और डेवलप्ड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और फंडिंग दें। टैरिफ बैरियर को हटाएं, शेयर करें टेक्नोलॉजी और नो हाउ। 2070 2060 इंडिया और चाइना का रेस्पेक्टिवली नेट जीरो का टारगेट है, कार्बन न्यूट्रल। कंसेंसस बनाना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट है वो है फोकस ऑन फुल वैक्सीनेशन। अब सी, एक डोज तो लग गया है बट बहुत सारे लोग सेकेंड डोज नहीं लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। तो ऑल्दो दिस INSA COG जेनोमिक कंसोर्टियम जो है इसने बताया कोई नया वेरिएंट अभी थ्रेट का तो नहीं आया है कोविड का, बट रिस्क तो हमेशा है। द पॉइंट इज डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। Pull out all the stops to increase the percentage of the fully vaccinated even while relentlessly increasing coverage। fully vaccination करें और coverage भी बढ़ाएं। जितने भी proven और innovative method हैं deploy करें, increase करें वैक्सीन अपटेक को। हर 18 साल से जो बड़ा है उसको वैक्सीनेशन ज़रूरी है। Then this is the enduring relevance of Nehru's legacy। जवाहरलाल नेहरू जी 14 नवंबर भी आ रहा है। Each day Indian govern themselves in a pluralist democracy is testimony to his deeds and words। आज का जो हमारा इंडिया है ना, इसमें नेहरू साहब का जो विज़न था, उन्होंने जो वर्क किया वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। अभी मैं मेनन मैम का, राव मैम का एक बुक पढ़ रहा था, 1958-62 तक का जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, उसमें एक बात कहा है कि जो हाइंडसाइट होती है ना, ये हमेशा 20/20 लगती है। मतलब कि हम पीछे मुड़ के देखें, प्रीलिम्स का पेपर हुआ, अब आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको लगेगा ये सवाल ऐसे करता तो ऐसा हो जाता, इधर इसकी जगह B मार्क कर देते तो ये हो जाता। तो हाइंडसाइट तो हमेशा परफेक्ट नज़र आती है 2020। द पॉइंट इज रियल टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, रियल टाइम पे जैसे सर्कमस्टेंसेस थे, जो थॉट्स थे, उस टाइम पे जो डिसीजन लिया गया वो उस टाइम के लिए एप्रोप्रिएट डिसीजन था। तो हम 2021 में बैठ के ये बोलें कि 1962 में नेहरू जी ने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, लाइक दैट, ये कंपैरिजन जो होता है ना वो मतलब फ्लॉड है। दिस कंपैरिजन इज नॉट एक्यूरेट। 4 men embodied the vision of free India in the 1940s। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और अंबेडकर जी। गांधी जी ने दिया मोरल रेक्टिट्यूड, अलाइड टू जवाहरलाल नेहरू जी का पॉलिटिकल पैशन, और इस दोनों ने फैशन किया स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। पटेल जी का फर्म हैंड था ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, तभी ब्यूरोक्रेसी वगैरह का जनक पटेल जी को बोलते हैं। इंटीग्रेटेड द नेशन, इंडिया के बिस्मार्क, एस्टैब्लिश किया पीस एंड स्टेबिलिटी, वरना इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, सब अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, आज का इंडिया पॉसिबल ही नहीं होता अगर पटेल जी नहीं होते। तो अंबेडकर जी ने बहुत लर्नेड थे, बहुत क्वालिफाइड थे, इरूडाइट थे, लीगल अक्यूमेन था, लीगल नॉलेज बहुत थी। तो इरूडिशन एंड लीगल अक्यूमेन के कारण ट्रांसलेट हुआ ड्रीम्स ऑफ अ जनरेशन इनटू अ वर्किंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, इट्स बिकॉज ऑफ अंबेडकर जीज विजन। सो ये जो पिलर्स रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी एंड अंबेडकर जी, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया को इंडिया बनाने के लिए वो एग्जाम्पलरी है विदाउट एनी डाउट। गांधी जी ने टॉट किया वर्च्यूज ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड पीस। अंबेडकर जी ने प्रीच किया वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ होगा, नियम के हिसाब से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पटेल जी ने कहा नेशन टू अ विजन ऑफ यूनिटी, इंडिया इज
वन यूनिटी और कॉमन पर्पस होना ज़रूरी है, इंटीग्रेशन। नेहरू जी की जो ह्यूमन और नॉन सेक्टेरियन विजन था उसने इंस्पायर किया इंडिया को टू यर्न अगेन फॉर द ग्लोरी दैट हैड वंस बीन हर्स। तो इंडिया को वापस ग्लोरीफाइड जो हमारी पहले पोजीशन थी उसको रीस्टोर करने के लिए आप सब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अब ये आर्टिकल लिखा है शशि थरूर साहब ने, लैंग्वेज बहुत रिफाइंड होती है इनकी, इंग्लिश इज़ रियली गुड। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो नेहरू जी के डिसीज़न थे वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस से काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। जो लेगेसी है इंडिया की, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पर्सन नहीं, इंस्टीट्यूशन हमेशा पहले आना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, जैसे आप आईएएस बनते हो, यू आर आईएएस, तो दिस इज़ योर पर्सनल थिंग, बट आईएएस एज एन इंस्टीट्यूशन को वीकन नहीं करना है, इसको आपको स्ट्रेंथन करना है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनो, स्टॉन्च दिस पैन इंडिया सेक्युलरिज्म करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री, सोशलिस्ट के प्रिंसिपल्स हैं हमारे यहाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। फॉरेन पॉलिसी में भी हमने नॉन अलाइनमेंट को आगे रखा है, हम ग्रुपिज्म लाइक गुटबाजी में नहीं जाते, हम अपना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो ये जो पिलर्स है ना वो नेहरू जी की लेगेसी है। तो पावर जो होती है ना, पावर फील सो गुड, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि पावर डिराइव कहाँ से हो रही है। पावर इज डिराइव फ्रॉम वेयर। जैसे जो चुनाव लड़के जीतते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको बहुत पावर मिलता है, बट ये पावर कहाँ से मिला? ये पावर मिला लोग से, जनता से। तो द ट्रू पावर जो होती है वो होती है पीपल, ट्रू पावर होती है वो होती है पीपल। सिमिलरली जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स को आज की डेट में हमने ये हमारा दिस इंग्लिश कॉलोनियल हैंगओवर ही कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं सिविल सर्विसेज की वो कहीं बैक सीट ले लेती है। पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा आ जाता है, डिस्टेंस हो जाती है फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, प्लस जो चाटुकारिकता या फिर बहुत ज़्यादा इसमें जो अननेसेसरी प्रेज एंड ऑल, ये चीज़ें जो होती है ना वो ब्यूरोक्रेसी के पर्पस एंड को लेटर एंड स्पिरिट में डिफीट करती है। बिकॉज सिविल सर्विसेज का जो मैटर है वो है सर्विंग द पीपल, इनको सर्वेंट कहा जाता है, सिविल सर्वेंट। तो दिस आइडियोलॉजी शुड नॉट गेट बैक सीट। अब डिराइव की अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अब नेहरू जी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कि रेस्पेक्ट फॉर पार्लियामेंट, रिगार्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, courtesy to those of different political convictions. पॉलिटिकल कन्विक्शंस अलग हो सकते हैं एंड यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल। कमिटमेंट टू फ्री इलेक्शन, deference to institutions over individuals, all left us precious legacy of freedom. तो अमेरिकन एडिटर नॉर्मन कजिन्स ने भी एक बार लिखा था, हिज लेगेसी फॉर इंडिया वुड बी 400 मिलियन पीपल केपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। सो देयर आर सो मेनी हाइज। वो नेहरू जी के वर्क, उनके विजन के कारण आज के इंडिया में वो एज अ पॉजिटिव्स देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट क्या होता है कि अगर somebody इज़ वर्किंग तो मिस्टेक्स भी उसी से होती है जो काम करता है। प्लस इंडिया जो 1947 का इंडिया था, नया नया कंट्री बना था, हमारे पास इतने टाइम तक फ्रीडम भी नहीं थी, एवरीथिंग वॉज न्यू। सो व्हेन अ पर्सन इज़ वर्किंग इट इज़ बाउंड कि उसमें कुछ हिट भी होगा, कुछ मिस भी होगा, बट जो प्रोजेक्शन होता है ना वो टोटैलिटी में होता है। और विज़न जो 20/20 हमें दिखता है, बट हिस्ट्री के लिए हमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए। दिस आई लर्न जब एक बार मनमोहन सिंह साहब का एक स्टेटमेंट आया था, जब बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे थे दिस, जैसे अभी विनोद कैग जो फॉर्मर कैग हैं, इनका अभी स्टेटमेंट आया था कि नंबर्स वर एक्चुअली नॉट राइट अबाउट दिस कैग एंड ऑल। तो उनका स्टेटमेंट आया था, हिस्ट्री वुड बी काइंड टू मी, मनमोहन सिंह साहब का। सो दिस इज़ द पॉइंट। हम दो टाइप का देखते हैं, एक पढ़ते हैं मैलाफाइड, दूसरा पढ़ते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड क्या होता है कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको कोई काम करना है, अब यू डोंट नो वो काम सही होगा या गलत होगा, बट आपने इंटेंशंस करेक्ट रखे, 100% दिया, रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो किया, अब वो वर्क अगर रॉन्ग हो गया तो दिस इज अ बोनाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक में पनिशमेंट या फिर नहीं होना चाहिए, वी शुड एनकरेज। अदरवाइज क्या होता है, लोग काम करना बंद कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। ओके, सो यहाँ हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
Prepare a note on the life, work, and legacy of Pandit Jawaharlal Nehru ji, the first Prime Minister of India. Prepare this question. First Prime Minister, very important. So this is this relevance. NAM at 60 marks an age of Indian alignment. Ideological moorings of India's non-alignment faded along with Jawaharlal Nehru ji's idealism. See, नॉन अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कांग्रेस ऑफ वियना 1814-15 के टाइम पे आया था. इसमें ये था, जैसे जो स्विट्जरलैंड है, ये कभी वर्ल्ड वॉर वगैरह में नहीं पड़ता है, ये अपनी न्यूट्रलिटी बनाए रखता है स्विट्जरलैंड. तो जो दूसरे यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें स्विट्जरलैंड ने ऐसा इन्वॉल्वमेंट रखा नहीं, न्यूट्रलिटी रखा. तो इधर से ही कॉन्सेप्ट आया नॉन अलाइंड मूवमेंट. सेंसिबल अप्रोच थी. अगेन इंडिया, अगेन 1947 का इंडिया था. हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो यूएसएसआर के कैंप में जाएं या फिर यूएसए के कैंप में जाएं. हमने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. वी प्रपोज टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप्स अलाइंड अगेंस्ट वन अनदर. इट इज़ फॉर वन वर्ड दैट फ्री इंडिया विल वर्क. हम इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे. अब इक्वी डिस्टेंस रहे हम कोरियन और वियतनाम वॉर में भी. तो इसने बताया इंडिया का नैम का दिस एम्फेसिस किया, हमारा जो कॉन्विक्शन था. येट इट रिकॉग्नाइज्ड वन पार्टी इन द टू चाइनाज एंड टू जर्मनी. दो चाइना, जैसे एक पार्टी थी जो कुओमिंटांग पार्टी ताइवान चली गई थी, एक पीपल रिपब्लिक दिस चाइना कम्युनिस्ट पार्टी थी. हमने चाइना को रिकॉग्नाइज किया. जर्मनी में भी जब डिवीज़न हुआ तो हमने रिकॉग्निशन दिया. ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इंडिया एंड यूएसए, सोवियत का भी 71 में हमने रिकॉग्नाइज किया. लिबरेशन ऑफ बंगाल 1971 में भी हमने स्टैंड लिया. तो उस टाइम पे भी हम रशिया के साथ बहुत क्लोज थे मिलिट्री अलायंस में, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया. द पॉइंट इज, ये जो भी डिसीजंस थे ना वो इंडिपेंडेंट थे और हमारे इंटरेस्ट को फर्स्ट रखकर हमने लिया, प्रेशर में नहीं लिया. दिस इज द मैसेज. बट अब क्या होता है कि 1980s आता है, 1990s आता है, तो हर इंस्टीट्यूशन का जो जिस पर्पज से वो एस्टेब्लिश हुआ, ओवर द टाइम वो पर्पज ही कई बार वैलिड नहीं होता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. The movement could not dent, let alone break the prevailing world order. तो ये नैम के साथ भी हुआ. नैम जो था, जो वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड हुआ, वो क्यों हुआ? नॉट बिकॉज ऑफ नैम. वो एंड हुआ बिकॉज 1989-90s में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो कोल्ड वॉर, मतलब जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो अब रहा नहीं. तो क्या नैम का रेलेवेंस भी खत्म हो गया? 1 सितंबर डे ऑफ नॉन अलाइनमेंट होता है. इस बात पे काफ़ी बात भी हुई थी, बट आज की डेट में ये कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, अननोटिस्ड. सो क्या ये नहीं बता रहा है कि जो नैम है उसका सिग्निफिकेंस भी अब कम हो रहा है? अब से यही सवाल विनय मित्तल साहब ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि नैम जो है इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कि क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा है या इट इज़ टाइम कि हम मूव ऑन कर जाए? अब उस टाइम पे मैंने ये आर्टिकल पढ़ा होता तो आई वुड हैव आंसर बेटर. द पॉइंट इज, एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ शेल्फ लाइफ. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ. यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट का वर्जन 2 भी लें, जैसे कि हम इसमें एनवायरनमेंट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जैसी चीज़ें करें. हम यहाँ के फाउंडर हैं तो हमारे पास एडवांटेज भी है. एक तो ये तरीका है. दूसरा, जैसे देखें कि लीग ऑफ नेशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसको भी ग्रेसफुली बहुत टाइम तक कैरी किया, देन फिर रिप्लेस हो गया ये किससे? यूनाइटेड नेशन से. देन कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश इसको अभी भी ड्रैग कर रहे हैं, बट क्या ये पर्पस फुलफिल हो रहा है? ब्रिक्स जो है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें जिस चाइना और रशिया की इतनी फ्रेंडशिप बढ़ रही है कि ब्रिक्स का भी रेलेवेंस रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे सवाल है. सार्क जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के टेंशन के कारण कभी भी फुल पोटेंशियल अचीव कर ही नहीं पाया. सो द पॉइंट इज कि ऑर्गेनाइजेशन का भी एक शेल्फ लाइफ होता है. तो इस रिगार्ड में इस स्टेटमेंट को डिस्कस करिए. एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ शेल्फ लाइफ. या तो डाई होगा या फिर री इन्वेंट करना पड़ेगा उसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. देन जो नेक्स्ट है वो है, पाक विल कंसिडर ट्रांजिट फैसिलिटीज ऑफ इंडियन व्हीट.
ये बिफोर है इन कश्मीर अ थ्रोबैक टू द 90s। बहुत डिफ़िकल्ट दौर था 90s का। 2021 का भी जो है वो दिस इंसर्जेंसी डिफ़िकल्टीज वायलेंस वगैरह रिपीट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान विल कंसिडर ट्रांजिट फैसिलिटीज ऑफ इंडियन वीट। मिस्टर खान ने अश्योर किया असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। ट्रांजिट मतलब अफगानिस्तान से इंडिया वाया पाकिस्तान ट्रांजिट होगा। गवर्नमेंट टू असेस लर्निंग गैप्स वाया नेशन वाइड टेस्ट। तो एक टेस्ट हुआ नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो ये हर 4 साल बाद कंडक्ट हुआ, फ्राइडे में होता है। असेसमेंट ये करना था क्लास 3, 5, 8 के जो बच्चे हैं उन्होंने जो पढ़ा वो पढ़ा, समझ में आया भी या नहीं आया। असेस करें लर्निंग इंटरप्शन कोविड के टाइम पे क्या हुआ है। तो बिकॉज डेटा आएगा, डेटा से रिपोर्ट आएगी, फिर उससे एनसीईआरटी, सीबीएसई वगैरह जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया आगे रिकमेंडेशंस करेंगे कि लर्निंग और कैसे बेटर की जाए। पैनल रिपोर्ट ऑन डेटा बिल, इस पर भी हमने बहुत बातें की है बट अब ये फिर स्टॉल हो गया। अब फिर कोई एक नया डेटा बिल आएगा। बिल्स में भी ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए जब तक वो एक्ट नहीं बन जाए। एक्ट बन गया मतलब प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया, अब इसका वजन बढ़ गया। वरना यूजुअली बहुत सारे बिल्स आते हैं और वो इसी तरह स्टॉल हो जाते हैं या फिर आगे प्रोग्रेस होती नहीं है। Then this is about Facebook manipulation and reflecting resilience of human spirit. Lit for Life director, creating exciting literary events and restoring in-person festivals of swarms and viruses. अमिताभ घोष की बुक है। फीचर इन इस बुक जंगल नामा, सुंदरबन यहाँ पे फीचर किया गया है। परमानेंट कमीशन फाइनली मिल रहा है विमेन आर्मी ऑफिसर्स को। शॉर्ट सर्विस कमीशन अब परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट होगा। एक्सेलेंट। देन साइबर क्राइम वेंट अप बाय 500% ड्यूरिंग पैंडेमिक। ये है जनरल बिपिन रावत सीडीएस का स्टेटमेंट। डिफेंस चीफ जनरल रावत ने स्ट्रेस किया नेशनल फ्रेमवर्क ज़रूरी है टू थ्वाट ऑनलाइन अटैक बिकॉज नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। ये इनॉग्रल एडिशन था, 14th एडिशन था कोकून एनुअल साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस केरला पुलिस का। तो जो रेगुलर टॉक से हम देख रहे हैं कि ड्रोन अटैक बढ़ रहा है, रैंसमवेयर बढ़ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन डिजिटल वे, और वो फिर सर्विलेंस भी हो रहा है उससे और वो एक्सपोज हो जाती है साइबर अटैक से। तो लॉकडाउन ने डिजिटल पुश भी बढ़ाया है। द पॉइंट इज वी नीड टू अप आवर साइबर सिक्योरिटी गेम। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का अक्सर हनी ट्रैप होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनसे लीक करवाई जाती है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इन्होंने ये भी बताया जो हमारा एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट 2000, ये 2000 का है। 2021 मतलब बहुत टाइम हो गया। डिजिटल एज में तो जो साल 2 साल होता है ना, ये भी डेकेड के बराबर होता है। तो ये तो एक रेलिक हो गया है आईटी एक्ट 2000। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम है, ये एक्ट फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। जो वॉरफेयर का नेचर चेंज हो गया है उसमें इसमें प्रोविजंस ही नहीं है न्यू एज चेंजेस के, तो इसमें भी अपडेट्स रिक्वायर्ड है। डेटा जो है ये नया गोल्ड माइन है, एवरीबडी वांट्स योर डेटा, और उस डेटा के थ्रू ये दिस प्रोसेसिंग होती है। कई बार आपको मैनिपुलेट भी किया जाता है सबकॉन्शियस लेवल पे भी। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज करते हैं। तो वी नीड टू अप अवर गेम, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स। बाइडेन एंड मिस्टर शी का वर्चुअल मीट पॉसिबल है मंडे को। रीजनेबली मैनेज कंपटीशन, रेस्पॉन्सिबली मैनेज कंपटीशन पे बात करेंगे। रशिया, बेलारस एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ पोलैंड बैक्ड बाय यूरोपियन यूनियन, और ये सारे रिफ्यूजीज हैं जो क्रॉस करके यूरोप में एंटर करना चाहते हैं और यूरोप उनको स्टॉप कर रहा है। ये अच्छी न्यूज़ है H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए कि अब उनके स्पाउसेस भी वर्क कर पाएंगे यूएसए में। व्हाट इज़ H1B वीज़ा? नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। यूएस कंपनीज क्या करती है, फॉरेनर जो वर्कर्स हैं स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के, वो फॉरेन वर्कर्स यूएसए की कंपनीज में यूएसए में जाके वर्क कर सकते हैं। इसके लिए है H1B वीज़ा। इंडिया के जो IT एम्प्लॉयज़ हैं मोस्टली वो H1B वीज़ा से ही जाते हैं। तो इसमें भी कैप होती है। कंट्री इंडिया एंड चाइना के बहुत सारे लोग H1B वीज़ा से यूएसए जाते हैं। अब इनकी जो स्पाउस है उनको होता है H4 वीज़ा। ये भी अगेन सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS है। ये अब जो स्पाउस है उनको भी वर्क करना अलाउ करेगा यूएसए की सॉइल पे। तो दिस इज देयर।
देन दिस इज स्मॉल इन्वेस्टर्स और सैलराइड अब बाय कर सकेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इजीली। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्चुअली गिल्ट एज्ड, ज़्यादा सेफ्टी होती है, तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सिंपल हो गया है इन्वेस्टमेंट करना। आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन है, सिटीजन एट द सेंटर। सो दिस इज देयर कि अब नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोसीजर ईजी हो गया है दिस आरबीआई डायरेक्ट प्रोसेस से। चिप स्कार्सिटी, मटेरियल कॉस्ट के कारण व्हीकल का सेल 27% फॉल हुआ, स्मार्टफोन शिपमेंट भी कम हुआ, पेटीएम का आईपीओ आया है, वोडाफोन आइडिया के लॉसेस कम हुए, अशोक लेलैंड के भी लॉसेस कम हुए। अब ये जो लॉसेस कम हो रहे हैं ना, ये बेसिकली इनपुट कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनपुट कॉस्ट, सेल अभी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, इनकम नहीं बढ़ी, बस कॉस्ट को ये कट कर रहे हैं। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और अब फाइनल होगा। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये जोकोविक है, नोवाक जोकोविक। तीन बड़े प्लेयर्स रहे, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल और फेडरर। नडाल फेडरर तो हैं, बट नोवाक जोकोविक बहुत अच्छा दिस लीड किया है। जो नेक्स्ट जेन है उसको भी स्टॉप करके रखा है। लेट अस सी, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होगा। दिस इज मिरर टू ट्रैवलिंग सन। अब सी ये जो फोटो है, दिस इज सो सॉरो, वेरी सॉरी कि इस टाइप के जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, और ऐसे जगह हमें ये फेस्टिविटीज़ करनी पड़ रही है। ये क्या है? फ्रोत है, ये झाग जो आ रहा है ना, कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट आ गया, पॉल्यूशन है यमुना का, तो दिस इज फ्रॉस्ट, दिस इज फ्रोत, झाग। तो मिरर टू ट्रैवलिंग सन, छठ पूजा के टाइम पे ये देखने को मिला। इंडियन एक्सप्रेस में ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। सिविल सोसाइटी, लोग, सबसे बड़ा वॉरफेयर का टेक्निक क्या है? वेपन्स यूज़ करो या फिर कुछ फोर्सफुली किसी को चेंज करो। उससे भी बड़ा है कि सामने वाले का माइंड ही चेंज कर दो, उसकी थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दो, उसकी आईक्यू को ज़ीरो कर दो, फिर आप उसको जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा। और जो सोशल मीडिया है वो यही काम कर रहा है। सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, कैन बी मैनिपुलेटेड टू हर्ट नेशंस। अननेसेसरी आप देखना आउटरेज आ जाता है। जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है दिस करंट अफेयर्स एट्सेट्रा, बट वो ट्रेंड को सेट करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं सोसाइटी के सेंटिमेंट्स क्या होंगे, लाइक दैट। तो दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, इसको फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर बोला जा रहा है सिविल सोसाइटी का। It is the civil society that can be subverted, suborned, that can be divided, that can be manipulated to hurt the interest of a nation. ये डोवाल साहब ने 132 IPS प्रोबेशनर ऑफिसर 73rd बैच को यहाँ पे सरदार पटेल वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकेडमी में ये स्टेटमेंट दिया। अब ये सारी लाइंस ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे इन जनरल जो लाइन ऑफ थॉट्स है उसके लिए। इंटरेस्ट ऑफ इंडिया शुड बी सुप्रीम। Quintessence of democracy does not lie in the ballot box. It lies in the laws made by the people who are elected through ballot box. आपने चुनाव करके मंत्री साहब तो बना दिए, पर मंत्री साहब ने कौन से नियम बनाए, कौन से लॉ बनाए, इस पे भी तो हमें देखना चाहिए कि कौन से लॉज बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट में। You are the ones who are the enforcer of those laws. सिविल, स्पेशली दिस IPS, ये एनफोर्समेंट कराते हैं लॉज का। तो लॉ बनाना इज वन थिंग, लॉ का एनफोर्समेंट कराना इज अनदर थिंग। एनफोर्समेंट भी करेक्ट होना चाहिए। लॉज आर नॉट एज गुड एज दे आर मेड, लॉज आर एज गुड एज दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड द सर्विस दैट पीपल आर एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो ये चारों चीज़ें होगी तब जाके लॉ जो होगा वो एक सक्सेस माना जाएगा। इफ़ यू फेल टू एनफोर्स देम इन द लेटर एंड स्पिरिट इन विच दे वर मेड, दे आर एज बैड और एज गुड एज दे वर मेड। लॉज में कई बार क्या होता है, एम्बिग्यूटी भी होती है। तो उस टाइम पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका कॉन्शियंस क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी स्मार्ट ऑफिसर होना ज़रूरी है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज गिवन बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाइज इन योर एफिशिएंसी, कमिटमेंट, वैल्यूज, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड। ऑफिसर स्मार्ट होगा तो अच्छा काम करेगा, ऑफिसर अगर डफर होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर लेजिस्लेशन। सो दिस इज देयर। Civil society is a new frontier of war.
and the role of this execution, implementation. देन दिस इज़ वीट। क्रिप्टो पे अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं, इवन हाउस पैनल ने भी कोई क्लैरिटी नहीं बताई है। ये एक सर्वे हुआ है। टाइम रनिंग आउट, इश्यूज अनरिजॉल्व्ड हैं। ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, फ्लडिंग हो गई यहाँ पे भी। देन द लोकल नेटवर्क, अब जो नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट है, मेटा जिसको लीड कर रहा है फेसबुक, लोकलाइजेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज होगा, रीजनल लैंग्वेजेस पे भी। काबुल क्वेश्चन है, इंडिया एनएसए, द साइंस बाय द सी, global warming, countries start taking action. Afghan, now this is a problem. Afghan children at risk of dying amid acute malnutrition, WHO. Then US का इन्फ्लेशन है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में। इंडियन किड्स शो डायबिटीज सिग्नल्स अर्ली। देन दिस इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा भी नहीं है। बेस इफेक्ट वियर्स ऑफ, गुड्स इतने वर्थ के ऑनलाइन सेल हुए। ओके, so this is Indian Express. All right, so this is 13th of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.